एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी इस क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़े थे, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। और ये आपका जो टॉपिक है ये हमारा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। एग्ज़ाम्स में इस पर शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। हम लोग बहुत मन से पढ़ेंगे, बहुत। आज की वीडियो में सिर्फ क्वांटम नंबर कवर करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है क्वांटम नंबर, कहाँ से भाई साहब टपक गए। ठीक, वही नंबर है ना, तो नंबर को संख्या बोल सकते हैं। तो जिन संख्याओं द्वारा किसी परमाणु की ऊर्जा और स्थिति, क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा व स्थिति। ठीक, क्या लिख सकते हैं? ये जिन संख्याओं द्वारा हम किसी परमाणुओं की ऊर्जा और स्थिति का पता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? जिन संख्याओं द्वारा, वे संख्याएं जिनके द्वारा हम ऊर्जा और स्थिति यानी किसी परमाणु की ऊर्जा और स्थिति का पता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार परमाणुओं में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए 4 प्रकार के संख्याओं की आवश्यकता होती है। ठीक, समझ में आया क्या? कि जिन संख्याओं द्वारा हम परमाणुओं की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करते हैं उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक, आधुनिक विचारधारा के अनुसार परमाणुओं में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का ठीक वर्णन करने के लिए 4 प्रकार की संख्याओं का वर्णन है, जो इस प्रकार है। तो पहली हमारी क्वांटम संख्या होती है, ये हमारी होती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या नाम होता है? मुख्य क्वांटम। टा गायब हो गए यहाँ से, आप लोगों ने बताया भी नहीं। मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या कोश की जानकारी देती है। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ये किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर या कोश की जानकारी देती है। या बोल सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, ये किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर यानी कोश के बारे में बताती है, जहाँ पर n का मान 0 के अतिरिक्त पूर्ण संख्या जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं जो नाभिक के निकट होगा उसका मान या उसके लिए n बराबर क्या होगा? 1। जो और दूर होगा यानी इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, जो पहले है वो n बराबर 1, ये n2 और ये हमारा n3। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। समझ में आ गया क्या किसकी बात हो रही है? यानी n से प्रदर्शित करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोश, यानी कोश के बारे में बताती है हमें। ठीक है, कि पहले कोश में है, दूसरे कोश में है कि तीसरे कोश में है। और इसका जो मान है वो 0 के अतिरिक्त तो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। जो नाभिक के जितने अधिक होगा, जितना निकट होगा उसका मान उतना कम होगा। यानी कि जो अगर नाभिक के जो निकट होगा तो उसका मान क्या होगा? n बराबर 1 होगा। ठीक, इसका मतलब n, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी इलेक्ट्रॉन के कोश को बोलते हैं हम लोग सेल, व आकार को प्रदर्शित करती है। और इसमें जो हमारी ये लाइन है ये हमारी इम्पोर्टेंट लाइन है। एक लाइन आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेगी कि n का मान क्या बताता है। n आपको मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? जो कोश के बारे में बताती है और कोश के आकार के बारे में बताती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, अदरवाइज आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी क्वांटम संख्या का। कोई डाउट है? बढ़े आगे कि फिर से डिस्कस कर लें? बहुत आसान है, एक बात समझिए, अभी आपको नया लग रहा है, दूसरा पढ़ेंगे आपको ये आ जाएगा, तीसरा पढ़ेंगे आपको दूसरी आ जाएगी ना। धीरे धीरे जब हम लोग सब पढ़ लेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, गारंटी है मेरी।
तो मुख्य क्वांटम संख्या का समझ गए, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना समझना है कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ये कोश और आकृति बताती है ना। और एक चीज़ ये डायग्राम अपने दिमाग में रखिएगा कि जितना पास में होगा उसका मान n बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी इस सेल को बता रही है। ठीक है, सेल के आकार को, सेल व आकार को। ठीक, आगे बढ़े दूसरी क्वांटम संख्या पे। चलिए, तो दूसरी क्वांटम संख्या जो हमारी है, दूसरी जो क्वांटम संख्या हमारी है, ये हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह उप ऊर्जा स्तर या उपकोश बताती है। जैसे वो हमारी क्या बताती थी, वो हमारी कोश या ऊर्जा स्तर बताती थी, ऐसी और n से प्रदर्शित करते थे, ऐसे इसको l से प्रदर्शित करते हैं। ये उप ऊर्जा स्तर और उपकोश को बताती है। ठीक, और इसका मान n पर निर्भर करता है। क्या करता है, इसका मान n पर निर्भर करता है। किस तरह से करता है, निर्भर करता है। तो उसका मतलब यहाँ लिखते हैं, n के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक, समझ में आ गया। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसमें भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको l से प्रदर्शित करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं या उपकोश के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस पे n का मान कैसे निर्भर करता है, मान लीजिए n का मान 1 है, n का बराबर मान का यहाँ पे 2 है, यहाँ n का मान 3 है, तो l का मान क्या होगा। तो l का मान देखिए, l का मान 0 से लेकर n-1, तो n-1 करें हम, कितना आएगा, यहाँ -1 करेंगे, कितना आएगा, 0। यहाँ पे इसका मतलब l का मान क्या आ गया, 0। समझ में आया। यहाँ पे क्या, l का मान क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, हम लोग यहीं लिखते हैं n-1 तक, यहाँ 1 - 1 किया तो 0 आ गया, तो 0 तक हो गया। ठीक, फिर है n-2, अब की बार n कितना है, 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, n-1 किया तो कितना आ गया, 1, यानी इसका मान क्या हो गया, 0 और 1। ठीक, n बराबर 3 है, तो 3 - 1 बराबर क्या हो गया, 2, यानी कि अब की बार इसका l का मान क्या होगा, l का मान होगा 0, 1 और 2। ऐसे n बराबर 4 हो तो l का मान क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। समझ में आ गया, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3। इसमें लिखा भी है कि l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। n के लिए l का जो मान है, क्योंकि l का मान n पर निर्भर करता है, तो l का मान n पर निर्भर करता है, तो क्या होगा, l का मान 0 से लेकर n-1 तक होगा। यहाँ 1 था तो मान 0 हो गया, यहाँ 2 था तो 0 1 हो गया, यहाँ 3 था 0 1 2 हो गया, यहाँ 4 था 0 1 3 हो गया। समझ में आ गया। क्या किया है हमने, n-1 तक लिखा है, यहाँ हमारा 1 था तो हमारा हमने क्या किया, 1 में 1 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, जैसा कि यहाँ लिखा है। फिर यहाँ पे क्या था, n बराबर 2 था तो 2 - 1 कर दिया तो कितना आया, 1 आया, जो यहाँ लिखा है। ऐसे यहाँ पे आपकी बार n कितना था, 3, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब l का मान हम 0 से लेकर 2 तक लिखेंगे, तो 0 1 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे n बराबर कितना है, 4, तो n बराबर 4 है तो 4 - 1 कर दिया, 3, यानी आपकी बार l का मान क्या लिखेंगे, अगर n बराबर 4 है तो l का मान क्या होगा, 0 1 2 3 तक होगा, क्योंकि 3 आया है। आया, समझ में आया। अभी सब आ जाएगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए। ठीक, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी है, ये समरी लिखी है, बहुत बड़ा बड़ा है, ये शॉर्ट नोट आपके में आता है। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में नोट्स में मिलेगा। ठीक, बढ़े हम लोग अपनी तीसरी के लिए। चलिए, तीसरी क्वांटम संख्या हमारी जो है, तीसरी क्वांटम संख्या है हमारी
चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चुंबकीय m से प्रदर्शित करते हैं। m आकाश में अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। क्या? m का मान आकाश में अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, यानी कि जैसे वो कोश बताता था n है और l जो है वो उपकोश बताता था, ऐसे ही आकाश में जो या स्पेस में जो ओरिएंटेशन होता है ना, उसके बारे में जानकारी देता है। कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो m होता है l के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो m का मान l पर निर्भर करता है। ठीक, L के लिए m का मान प्लस L से लेकर माइनस L तक, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, शून्य सहित या ये भी लिख सकते हैं माइनस L से लेकर प्लस L शून्य सहित होता है। ठीक है, घबराइए नहीं, देखिए हम लोग देखते हैं क्या पढ़ा हमने। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये आकाश में अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। L का मान जो है, m का मान जो होता है वो L पर निर्भर करता है। n का करता था किस पे? L का मान n पे पड़ता था निर्भर, और m का मान L पर निर्भर करता है। तो L के लिए m का जो मान होगा क्या होगा? प्लस L से लेके माइनस L तक या माइनस L से प्लस L तक। जैसे मान लीजिए कि L बराबर कितना है, यहाँ लिखते हैं कि मान लीजिए L बराबर है 3, धीरे धीरे करते हैं। मान लीजिए L बराबर 1 है, L बराबर 2 है और L बराबर 3 है। तो m का मान क्या होगा? देखिए, +1 0 -1। समझ में आ गया? ऐसे ही m का मान इसके लिए क्या होगा? ये देखिए प्लस से लेकर माइनस तक, +2 दिया है ना, तो लिख सकते हैं हम +2 +1 0 -1 -2। भाई लिखा है ना प्लस L से लेकर माइनस L तक, तो +2 के बाद से कम क्या होता है? +1, +1 से कम क्या होता है? 0, उससे कम क्या? -1, उससे कम क्या? -2। इसके लिए देखो m का मान क्या हो गया? m का मान हो गया +3 से कम +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, या तो हम ये लिखें, ठीक, और या तो हम ये लिख सकते हैं। क्या लिखा है? या ये लिखें या तो ये लिखें, किसी एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि कहीं प्लस लेके चल रहे हैं कहीं माइनस लेके चल रहे हैं। या तो ये लिखें या ये लिख सकते हैं। क्या लिखा है? -L से +L तक, तो -1 के बाद क्या? 0 +1। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है? L बराबर 2 है, तो -2 -1 0 +1 +2 ये। लेकिन ज़्यादातर अपने बच्चों को हम सुझाव देते हैं कि वो सीधा सिस्टम लेके चले, प्लस से माइनस तरफ, है ना। दोनों लेके चलेंगे तो कन्फ्यूज होगा, लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिया कि अगर आप ये वाला लेके चलेंगे तो भी गलत नहीं, ये लेके चलेंगे तो भी गलत नहीं, लेकिन एक ही सिस्टम को फॉलो करिएगा दोनों में से। ठीक है, ऑप्शन दोनों है। तो L के लिए m का मान क्या होगा? अगर L बराबर 1 है तो m का मान क्या होगा? प्लस L से लेके माइनस L तक, तो +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2। क्यों? क्योंकि L बराबर 2 है। अगर L बराबर 3 है तो m का मान क्या होगा? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। समझ में आ गया आपको? चुंबकीय क्वांटम संख्या ये हमारी तीसरी क्वांटम संख्या है। यह किसी इलेक्ट्रॉन के आकाश में अभिविन्यास को प्रदर्शित करते हैं। L के लिए m की कुल संख्या कितनी होती है? 2L + 1। ठीक, और आपको बताया गया कि
अगर L बराबर 0, 1, 2, 3 होगा तो संबंधित उपकोष या उप ऊर्जा स्तर क्या होंगे? S, P, D, F, ये बताया गया। ठीक, ये अगर L बराबर 0 है तो उप ऊर्जा स्तर उपकोष कौन सा होगा? S, ये P होगा, D होगा, F होगा। ठीक, और अब क्योंकि क्या बताया कि L के लिए M के कुल मान इतने होंगे, यानी कि ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? 2L + 1। तो चलिए हम लोग इसको अपने फॉर्मूले पर रख कर चेक कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया L का मान, यहाँ लिख लिया M का मान, यहाँ लिख लिया 2L + 1। ठीक, भाई ये क्या था? ये L के लिए M की कुल संख्या थी, तो L बराबर मान लो 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। ठीक, अच्छा ये भी साथ में लिख लेते हैं, संबंधित उपकोष अगर S 0 है तो उसका मतलब S उपकोष, S ऑर्बिटल की बात हो रही है, 1 है तो P ऑर्बिटल की बात हो रही है, D ऑर्बिटल की बात हो रही है, F ऑर्बिटल की बात हो रही है। यही तो अपने पर यहाँ से निकाला। ठीक, चलिए इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी। L के लिए इसका मान क्या होता है? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि L के लिए M का मान क्या होता है? क्या होता था? +L से लेकर -L तक। तो इसका मान क्या होगा? +0, -0 और +0, 0 और -0। तो कोई मतलब बनता है? नहीं, 0 तो हमेशा 0 ना, चाहे -0 चाहे +0 चाहे 0। तो इसके लिए इसका मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। लेकिन हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। P बराबर 1, तो M का मान क्या होगा? देखो, +1, 0, -1। इसका मान क्या होगा? +2, +1, 0, -1, -2। इसका वैल्यू क्या होगी? +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। ठीक, समझ में आ गया? अब क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के दे दिया कि L के लिए M की कुल संख्या कितनी होती है? 2L + 1। तो हम इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा 2L की वैल्यू कितनी है? 0 + 1, तो कितना आया? 1, क्योंकि ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 0, तो 1, तो 1 वैल्यू आई इसकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या रखना है? 2 × L की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, तो 1 लिखा, +1, तो कितना आया? 2 × 1 कितना आया? 2 + 1 = 3। तो उसकी वैल्यू कितनी निकली है? देखो कितनी वैल्यू निकली है? 3। ठीक, ये भी सही है। यहाँ देखिए 2 × क्या लिखना है हमको? L की वैल्यू कितनी है? 2, तो हमने 2 लिखा, +1 कितना हो गया? देखो 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, यहाँ पे देखें तो यहाँ हमने 3 × 2 + 1 = 3 दूनी 6 और 1 7, 7 वैल्यू। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब जो ये इन्होंने कहा कि L के लिए M की कुल संख्या कितनी होती है? 2L + 1 होती है। हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता है? फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये काम आप ऑब्जेक्टिव में, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, जहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आपके पास कम टाइम होगा, वहाँ पे इसको निकाल सकते हो तुरंत। चाहे ऐसा शॉर्ट में निकालो चाहे लॉन्ग में निकालो। ठीक है, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। ठीक, बढ़े हैं अपनी हम चौथी क्वांटम संख्या के बारे में। अच्छा, एक रिवीजन कर लेते हैं। N हमारा कोष बताता था और जो हमारा L था वो कोष बताता था। M जो है वो ऑर्बिटलों का अभिविन्यास बताता है, आकाशीय अभिविन्यास। और जो हमारा लास्ट है S, वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन का मतलब चक्रण, वो चक्रण बताता है। 2 तरह के चक्रण होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने हम चौथी क्वांटम नंबर की तरफ। तो चौथी क्वांटम संख्या है हमारी चौथी क्वांटम संख्या है हमारी स्पिन क्वांटम संख्या। इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर ही कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम स्मॉल s से, किससे? स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। स्पिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा क्लॉकवाइज और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी जो है वो ऐसे यूँ तरफ बढ़ती है ना, तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ठीक। और अगर घड़ी हमारी इस तरह से उल्टी घड़ी चलती है तो हमारा हो गया एंटी क्लॉक। क्लॉक हमारी जो घड़ी है कैसे चलती है, यूँ चलती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो हमारा क्लॉकवाइज हो गया। ये हमारा हो गया क्लॉक, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्लॉक हो गया। और ये हमारा हो गया एंटी क्लॉक, ठीक। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए जब आप पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये हमारा एस होता है, एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 होते हैं। अभी आगे में हम लोग पढ़ेंगे हुंड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपोजिट स्पिन में रहते हैं। एक हमारा रहता है एक हमारा रहता है एंटी क्लॉक और एक हमारा रहता है क्लॉकवाइज, ठीक। एक इस तरह से गति कर सकता है और एक हमारा इस तरह से गति कर सकता है, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी की बात हो रही है। फिर आगे बात कर लेते हैं, किसी एम के लिए एस पे निर्भर करते हैं, एस का मान एम पे निर्भर करेगा। एस का मान +½ और -½ होता है। +½ यानी कि क्लॉकवाइज के लिए और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के स्पिन का है उसमें एक कोणीय संवेग होता है जिसका सूत्र प्रकार है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इक्वल टू √S+1 × h, ठीक है। तो स्पिन का कोणीय संवेग क्या होता है, S √S+1 × h, जहाँ पर S क्या है, S की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू ±½ होती है, चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, ठीक। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या, एक संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या दी है। मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 दिया गया है, ठीक। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 दिया है और L पूछी है, M पूछी है और S पूछी है, दोनों पूछी है, तीनों पूछी है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करें। पता है कि क्वांटम नंबर n = 2 दिया है, L पूछा गया है, तो हमें पता है कि n के लिए L का जो मान है वो 0 से लेकर L-1 तक होता है, सॉरी n-1 तक होता है, ठीक। तो L बराबर क्या लिख सकते हैं, n-1 करो, n-1, n कितना दिया है 2, -1 यानी क्या आ गया 1, यानी कि L की वैल्यू क्या हो गई 0 से लेकर n-1 तक, है ना। तो n-1 तक n कितना दिया है 2, -1 किया तो कितना है 1, इसका मतलब L का मान क्या हो गया 1। तो हमारी ये भी निकल आई, क्या निकल आया, हमारी L की वैल्यू निकल आई 0 और 1, ठीक, क्लियर हो गया। M की बात करते हैं। अच्छा एक बात और हमने पीछे पढ़ी थी कि अगर L की वैल्यू 0, 1 है तो संबंधित कोश क्या होंगे, S, P, है ना, ठीक। और M की बात करते हैं। M के बारे में पता कि L के लिए M के मान क्या थे, +L से लेकर -L तक थे ना, ठीक। तो यहाँ तो 2 मान निकल आए, क्या निकल आए, एक 0 मान निकल आया, एक 1 निकल आया। तो L के लिए इसका मान क्या होगा 0, वही चीज़ +0 -0 और 0 लिखने से अच्छा क्या लिख दें हम क्या लिख दें 0, ठीक। और इसका मान क्या लिखेंगे, देखो +L से लेकर -L तक, यानी +1, 0 और -1। समझ में आया आपको अभी तक। S की बात करें, S का मान M पे निर्भर करता है और क्या होते हैं +½ -½ ठीक। तो ये तो 0 है। और इसकी बात करें यानी 3 i ऑर्बिटल। आपको पता है अगर L बराबर 0 है तो संबंधित कोश क्या होंगे S और P, 1 है तो P, है ना। तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो कितने होते हैं 3, तो ये लिखा है। तो और 3 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है +1, 0, -1, ठीक। तो संबंधित जो स्पिन क्वांटम संख्या होगी क्या होगी, देखो +½ -½ +½ -½ +½ -½ समझ में आ गया।
जो ये है इसका चक्कर होगा प्लस हाफ, इसका होगा माइनस हाफ, क्लॉक का प्लस हाफ और एंटी क्लॉक का माइनस हाफ। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए इसको सेव करते रहिए, लिखते रहिए, बहुत आसान है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। करते रहिए, देखिए अभी अचानक से आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपको लगेगा। अच्छा देखिए, अगर यहाँ दिया है n बराबर 3, तो l का मान क्या होगा? l का मान बताओ। l का मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। तो मान क्या होगा? हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? l का मान लिखिए, देखो क्या होगा? 0, 1 - 1 करो, 3 - 1 = 2, यानी क्या होगा? 0, 1 और 2। समझ में आ गया? l की कितनी वैल्यू हो गई? 0, 1, 2। ठीक। अच्छा, संबंधित उपकोष भी तुरंत लिख लो। इसके लिए S, इसके लिए P, इसके लिए D। ठीक, S P D F नहीं, हाँ D। ठीक है, F तो इसके बाद आएंगे। चलो M की बात करते हैं। हमारी चौथी क्वांटम संख्या है। चौथी क्वांटम संख्या के लिए हमें क्या पता है? कहाँ लिखे? वहाँ लिखे। चलिए M के बारे में हमें क्या पता है? M के मान जो होता है वो +L से लेकर -L तक होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यू है, तो तीनों के मान लिखेंगे हम ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे क्या लिखें? वही भाई +0, 0, -0 लिखने से अच्छा एक बार क्या लिख दें? 0। ठीक, तो L बराबर 0 होगा तो M बराबर 0 होगा, N बराबर 3 है। इसका मान लिखें तो क्या होगा? देखो M का मान निर्भर करता है L पे, +L से लेके -L तक। इसका मान क्या होगा? +1 है ना, 0 और -1। समझ में आ गया? इसका मान क्या होगा? +2, +1, 0, -1, -2। क्लियर? समझ में आ गया? S की बात करें तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन तब भी हम लिखेंगे +½ और -½ दोनों को इस तरह से लिख लें। ठीक, यहाँ पे देखो अब संबंधित उपकोष क्या है? P में 3 होते हैं और 3 हमारे निकल आए। देखो इसी वैल्यू से पता लग जाता है ये। तो हम इसको लिखते हैं +-½ +-½ और +-½ ठीक, और सेम चीज़ इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 किसकी बात हो रही है? 5 किसके पास होते हैं? कौन से ऑर्बिटल के पास? D ऑर्बिटल के पास। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, और +-½ 1 +-½ 2। एक के लिए यानी कि जो क्लॉक वाइज है, क्लॉकवाइज उसके लिए लिखते हैं हम लोग प्लस का हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, उसके लिए होता है माइनस का हाफ। ठीक है, अब देखो क्लॉक को क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो हमारा एंटी क्लॉक है ये इस तरह से उल्टा घूम रहा है। ठीक, तो उल्टा घूम रहा है तो उसको एंटी क्लॉक बोला। और ये जो हमारा क्लॉक है ये हमारा इस तरह से, ये जो हमारा क्लॉक है ये हमारा इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए एस की वैल्यू +½ और जो एंटी क्लॉक होगा उसके लिए एस की वैल्यू -½ होगी। समझ में आया? बहुत आसान है। लेते हैं बाकी क्वेश्चन हम लोग अपने नोट्स में देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर रहे हो तो नोट करते जाइए। ठीक, और इस पर हम अपने, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो और पहले एक रूल पढ़ेंगे पाउली का वर्जन नियम, और उसके बाद फिर से हम क्वांटम के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनके रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।